नमस्कार, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। कई दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी बायोलॉजी के लेक्चर्स के लिए कि सर बायोलॉजी का लेक्चर लीजिए। बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एग्जामिनेशंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां से उठाए गए। यूपीएससी से लेकर के और सबसे लोअर लेवल पर आप आओगे सीजीएल तक या सीएचएसएल पर या उसके भी नीचे आप जाओगे यूपी पुलिस तक या लेखपाल तक, हर जगह पर बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी की एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस नई सीरीज को हम लोग बेसिक से लेकर के चलेंगे, जहां से आपको सारे क्वेश्चन और ज्यादा मेरा ध्यान रहेगा कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जरूर आपको बता पाऊं, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको बहुत सारी चीजें रटनी न पड़े, कॉन्सेप्ट में सीधा क्वेश्चन बने और सीधे आप उस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करें और वो नंबर आपका कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाए कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, और वो है क्या? तो वो है आपका रक्त यानी ब्लड। ब्लड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बॉडी स्ट्रक्चर का भी, और ब्लड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस की वजह से भी। तो दोनों जगहों से इंपॉर्टेंट है और सबसे इजीली समझ में आने वाला चैप्टर है, तो इसको मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज ब्लड, कि रक्त है क्या। तो अगर रक्त है क्या, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात किया जाए या वन लाइनर डेफिनेशन की बात किया जाए, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी अगर हम एक लाइन में बोले कि ब्लड है क्या, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, यानी कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगर स्वस्थ मानव शरीर के भीतर कहा जाए कि एक स्वस्थ मानव शरीर है या स्वस्थ वयस्क मानव शरीर है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। और यहां पे ये ध्यान देना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा हमेशा आधा लीटर कम होती है। यानी पुरुषों में अगर 5 लीटर होगा तो महिलाओं में आधा लीटर होगा, पुरुषों में अगर 6 लीटर होगा तो महिलाओं में आधा लीटर कम होगा, यानी 5.5 लीटर होगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की जो मात्रा होती है वो हमेशा आधा लीटर कम होती है। दूसरी बात किया जाए कि हमारे टोटल बॉडी वेट का परसेंटेज कितना होता है रक्त का, तो टोटल वेट का 7% ब्लड होता है। यानी मनुष्य का शरीर जितना भारी है उसमें रक्त का योगदान कितना है, तो उसमें रक्त का योगदान या कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड कितना है, तो 7% ब्लड उसके अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज लिक्विड है, तो इसका एक पीएच मान भी जरूर होगा, यानी पता करना पड़ेगा कि ये क्षारीय द्रव्य है या किस तरीके का द्रव्य है, तो पीएच मान भी इसका 7.4 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली चीज की ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, कि ब्लड है क्या, तो एक संयोजी ऊतक है। एक मानव शरीर के अंदर, एक स्वस्थ मानव शरीर के अंदर कितना रक्त पाया जाता है, तो हमेशा 5 से 6 लीटर। पुरुषों की तुलना महिलाओं में कितना कम होता है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। वजन के हिसाब से कितना परसेंट एक्वायर करता है, तो वजन के हिसाब से 7% एक्वायर करता है। एंड व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। ये ब्लड की नॉर्मल वन लाइनर डेफिनेशन है, जहां से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन कि ब्लड क्या है ये भी पूछा गया है, कितना पाया जाता है ये भी पूछा गया है, पीएच वैल्यू कितनी है ये भी पूछा गया, बॉडी वेट कितना होता है ये भी पूछा गया। यानी ये सारे पॉइंट जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस के आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। आगे चला जाए और बात किया जाए कि ब्लड का कंपोनेंट्स, यानी ब्लड किन किन चीजों से मिल करके बना है। तो अगर बात करोगे आप कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को अगर तोड़ा जाए तो 2 पार्ट में टूटेगा। पहली चीज आपकी प्लाज्मा और दूसरी चीज आपका सेल्स, यानी कि प्लाज्मा और कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं के बारे में आपने सुना होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात होती है, तो ये 2 चीजों से मिलकर के ब्लड बनता है। पहली चीज आपकी प्लाज्मा और दूसरी चीज आपकी सेल्स। प्लाज्मा का अगर बात किया जाए तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर परसेंटाइल उसका होता है 55%, यानी प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है ब्लड के अंदर, तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और कोशिकाओं की अगर बात किया जाए तो 45% यानी 45% कंपोनेंट जो होता है वो कोशिकाओं के रूप में ब्लड के अंदर मिला होता है। दोनों के ऊपर अगर डिस्कशन किया जाए तो प्लाज्मा को अगर आप तोड़ोगे तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा यानी कि नियरली 90% के आसपास जो मात्रा होती है वो होती है आपकी जल।
यानी प्लाज्मा के भीतर कितना जल पाया जाता है, आप कह सकते हो कि प्लाज्मा के भीतर सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होता है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का यानी जल का। कितना, तो 90% के नियर अबाउट। दूसरी चीज कहा जाए कि दूसरी चीज होती है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन का परसेंटाइल 7% होता है कि प्लाज्मा के भीतर कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो 7% पाया जाता है। साल्ट की बात किया जाए तो 0.9% साल्ट पाया जाता है और 0.1% आपका ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का अमाउंट कितना, तो 0.1%। यानी वाटर 90%, प्रोटीन 7%, साल्ट 0.9% एंड ग्लूकोज 0.1%। आप जब जोड़ोगे तो 98% आएगा। रिमेनिंग 2% जो है, यानी इसके अलावा जो बचे हुए 2% हैं, उसके अंदर सारे अदर कंपोनेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट होंगे। यानी ये टोटल प्लाज्मा का आपका कंपोनेंट है कि क्या क्या चीजें हैं। तो 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। अब आगे चला जाए कि व्हाट इज द फंक्शन, यानी प्लाज्मा का कार्य क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा किस लिए ब्लड में रिजॉल्व होती है। अगर उस पर चर्चा किया जाए तो सबसे पहली चीज इसके अंदर होती है कि हमारा जो पचा हुआ भोजन है, उस पचे हुए भोजन को संवहन करना, यानी 1.2 अंदर पॉइंट ले जाना, तो पचे हुए भोजन का संवहन, ये पहला काम है इसका प्लाज्मा का। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना या संतुलित करना। ये दो मेन फंक्शन है आपके प्लाज्मा के। पहला क्या, तो पचे हुए भोजन का संवहन, और दूसरा क्या, तो बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना। अब आगे चलते हैं तो एक शब्द निकल करके आता है सीरम। जब आप प्लाज्मा पढ़ोगे तो प्लाज्मा में एक नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाला शब्द है सीरम, कि सीरम होता क्या। तो हमने भी बताया कि जो ब्लड है उस ब्लड के भीतर पाया जाता है क्या, प्लाज्मा। कितने परसेंट, आंसर क्लियर होगा अब तक कि प्लाज्मा कितने परसेंट, तो 55% होगा। और फिर आगे मैंने बोला तो प्लाज्मा के अंदर भी एक चीज पाई जाती है क्या, प्रोटीन। कितने परसेंट, तो 7%। कहा कि यही जो प्रोटीन पाई जाती है 7%, उसमें एक प्रोटीन होता है कौन सा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन प्रोटीन को जैसे ही आप प्लाज्मा के भीतर से निकालोगे तो बचा हुआ जो प्लाज्मा है उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सीरम ऑफ ब्लड। कि ब्लड का सीरम किसको कहते हैं, तो प्लाज्मा के भीतर से फाइब्रोजिन प्रोटीन को निकालने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि सीरम ब्लड में से कौन सा प्रोटीन निकल जाता है तो सीरम बचता है, या सीरम बनाने के लिए कौन से प्रोटीन को निकाला जाता है, तो आंसर इज फाइब्रोजिन। ये दोनों पार्ट आपको याद रखने होंगे। दूसरी चीज कि प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हमेशा हल्का पीला होता है। यानी प्लाज्मा का रंग अगर कभी भी पूछा जाएगा ऑप्शन में, कभी कभी पीला रखा जाता है तो पीला आंसर कर दीजिएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीला नहीं होता, हल्का पीला होता है। और हल्का पीला किस वजह से होता है, तो उसके पीछे भी एक प्रोटीन काम करता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बिलीरुबिन। कि बिलीरुबिन एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से प्लाज्मा का रंग जो होगा वो हल्का पीला होगा। फिर से याद दिला रहा हूं कि ब्लड का एक पार्ट है या मेजर पार्ट है, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा के भीतर ज्यादा क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा बना होता है वाटर से, प्रोटीन से, साल्ट से, ग्लूकोज से और अदर कंपोनेंट से। प्लाज्मा का काम क्या है, तो पचे हुए भोजन का संवहन करना और साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना या कंट्रोल करना। ब्लड से प्लाज्मा, प्लाज्मा से प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन निकाल दिया जाए कि सीरम बन जाए, तो सीरम बनाने के लिए फाइब्रोजिन को निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ प्लाज्मा का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो हल्का पीला होने के पीछे एक प्रोटीन होता है जिसको हम नाम देते हैं बिलीरुबिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। फाइब्रोजिन किस लिए, तो सीरम बनाने के लिए, और बिलीरुबिन किस लिए, तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला करने के लिए। तो ये हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन प्लाज्मा डिस्कशन कर रहे थे कि प्लाज्मा में बात हुई, परसेंटाइल ऑफ प्लाज्मा की बात हुई, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा की बात हुई, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की बात हुई, और प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स और उनके जो वर्कआउट थे उनके ऊपर हम लोगों ने काम किया। अब दूसरी जो चीज है सेल्स, हम लोग इस पे काम करने जा रहे हैं। कोशिकाएं जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्लड सेल्स। आता हूं आगे कि ब्लड सेल्स हैं क्या। तो सबसे पहली चीज तो हमने पहले ही क्लियर कर दी कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स का रोल कितना होता है। तो आपने बता दिया कि सेल्स जो है वो कितना, तो 45% पाया जाता है।
सेल्स को अगर आप तोड़ोगे तो 3 पार्ट में टूटेगा आपका। एक आपका होता है आरबीसी, दूसरा होता है आपका प्लेटलेट्स और तीसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी। ये 3 पार्ट मैंने लिखा। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बीच में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यही क्रम होता है उसके अंदर अमाउंट का, कि ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी ब्लड सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा होती है आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल्स की, यानी जिनको हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स होता है और तीसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसी, यानी कि आप ये सिंबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं किसी लिहाज से, तो अमाउंट के हिसाब से कि मात्रा किसकी ज्यादा है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के अंदर कौन सी ब्लड सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, दैट इज आरबीसी। दूसरे नंबर पे कौन होता है, तो प्लेटलेट्स, और सबसे कम कौन होता है, तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी सेल्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी है क्या। तो आरबीसी यानी हम बात करते हैं किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आरबीसी का जो निर्माण है वो निर्माण होता कहां है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर शुरू होता है वो स्ट्रक्चर शुरू कहां होता है, तो शुरू होता है बोन मैरो के अंदर, यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के भीतर इसका निर्माण होता है, यानी कि जैसे ही रक्त का संबंध होता है 1 पॉइंट अंदर पॉइंट जाता है तो उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है कहां पे, बोन मैरो के भीतर। और दूसरी चीज कि इसकी जो मृत्यु होती है वो कहां पर होती है, तो मृत्यु मानी जाती है लीवर, यकृत के भीतर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सीरियल में कि आरबीसी का कब्रिस्तान माना जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम किसको मानेंगे, तो जहां पर जाकर के आरबीसी जो है वो खत्म होना शुरू होता है, आरबीसी जो मृतप्राय होने लगते हैं, तो वो जगह होती है लीवर। निर्माण कहां हो रहा है, बोन मैरो में, और मर कहां रहे हैं, खत्म कहां हो रहे हैं, तो लीवर में। और इसी लीवर को हम लोगों ने एक नाम दे दिया आरबीसी का कब्रिस्तान। कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहेंगे, तो ये हम कहेंगे किसको, लीवर। दूसरी चीज कि आरबीसी के भीतर ध्यान देना है कि आरबीसी के भीतर केंद्रक नहीं होता, यानी आरबीसी के अंदर सेंट्रॉइड नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये लाल रंग की है तो इसका सीधा मतलब है कि लाल रंग के पीछे कोई कारण होगा, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आरबीसी का रंग लाल होता है, और लाल होने के पीछे कारण क्या है, तो उसके अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। 2 पॉइंट्स आपको स्पेशली याद रखने हैं। पहली चीज कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होगा, और दूसरी चीज इसका रंग जो है वो लाल होता है। लाल किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा था कि ऐसा कोई जानवर बताइए या ऐसा कोई संरचना बताइए जिसके आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। यानी हमने जो नॉर्मल डेफिनेशन थी कि आरबीसी के भीतर केंद्रक नहीं होता है, यानी कि सेंट्रॉइड फाउंड अप नहीं होते, लेकिन क्या कोई ऐसा भी जानवर है, तो अपवाद में 2 जानवरों का नाम आप जरूर लिखिएगा कि अपवाद के तौर पर 2 जानवर होते हैं। एक होता है आपका कैमल और दूसरा होता है आपका लामा। अपवाद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी के भीतर केंद्रक पाया जाता है, यानी यही 2 जानवर हैं जिनकी आरबीसी के भीतर सेंट्रॉइड अवेलेबल होता है, सेंट्रॉइड पाया जाता है, नहीं तो नॉर्मली आरबीसी के भीतर सेंट्रॉइड पाया नहीं जाता। फिर से याद रखिएगा कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, आरबीसी की होगी। दूसरा, इनका निर्माण कहां पे होगा, तो बोन मैरो में। मृत्यु कहां पे होगी, तो लीवर में, और इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी के अंदर सामान्यतः केंद्रक नहीं पाया जाता, कैमल और लामा को छोड़कर। आरबीसी का रंग लाल होता है, किस कारण से होता है, तो कारण होता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है। और दूसरी चीज यह भी ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल, यानी आरबीसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने दिन का है, तो 120 दिन का उसका जीवन काल होगा। आगे चलता हूं। आगे फंक्शन की अगर बात किया जाए तो फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शन की अगर बात किया जाए तो मेन फंक्शन है इसका क्या, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन।
यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर नीचे होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर ले जाना और ऑक्सीजन को शरीर से भीतर ले आना, ब्लड के अंदर घुल करके हर अंग तक पहुंचाने का काम किसका होगा? तो ये काम होगा आरबीसी का। ये मेन फंक्शन है आरबीसी का। आरबीसी सबसे ज्यादा जानी जाती है। दूसरी चीज अगर बात किया जाए कि क्या आरबीसी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, तो बिल्कुल कम हो सकती है। सामान्यतः माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसके शरीर में आरबीसी की मात्रा 5% कम होती है। यानी दिमाग में रखिएगा कि एक सामान्य मनुष्य जब गहरी नींद में होता है तो उसके अंदर आरबीसी की मात्रा 5% कम होती है। कब? तो सोते समय। कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसके अंदर आरबीसी का अमाउंट 5% कम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि ज्यादा भी हो सकती है। कब? जब वो मनुष्य नॉर्मली ऊंचाई पर जाएगा। यानी अगर आप सो रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा कम होगी, रेड ब्लड सेल्स कम पाए जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर जा रहे हैं तो आपके ब्लड सेल्स की मात्रा यानी आरबीसी की मात्रा जो है वो 30% ज्यादा हो सकती है। कितनी ऊंचाई पर? तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर आप जैसे ही जाते हैं तुरंत आपके शरीर के अंदर आरबीसी का परसेंटाइल आपका 30% ज्यादा हो जाता है। रोग की बात किया जाए कि क्या आरबीसी की कमी से कोई रोग भी हो सकता है, तो दो रोगों के बारे में बात किया गया कि दो रोग हो सकते हैं आरबीसी की कमी से। एक है आपका एनीमिया, जिसको हम लोग नॉर्मली रक्त अल्पता की बात करते हैं कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा कम होगी। और दूसरा होता है आपका जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ये मेन चीजें आपकी हो जाएगी आरबीसी के बारे में। दूसरी चीज कि क्या आरबीसी को मापेंगे तो कोई यंत्र भी यूज होगा? तो बिल्कुल, आरबीसी का जो मापक होता है, आरबीसी को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उस मापक को हम लोग बोलते हैं हिमसाइटोमीटर। हिमसाइटोमीटर। ये आरबीसी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यानी आरबीसी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इतने ही देर में आएंगे। वो यही क्वेश्चन बनते हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल्स होती है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेड ब्लड सेल्स निर्माण कहाँ होगा? तो निर्माण आरबीसी का हमेशा बोन मैरो में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु हमेशा लीवर में होती है। आरबीसी के भीतर केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद के तौर पर हमने नाम लिया कैमल का और लामा का। आगे चलते हैं कि काम क्या है? तो काम है इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कब? तो 5% कम हो जाएगी जब मनुष्य गहरी नींद में होगा, और 30% ज्यादा हो जाएगी जब वो 4200 मीटर की ऊंचाई पर चला जाएगा। दो रोगों के बारे में चर्चा की गई, एक एनीमिया और एक जॉन्डिस की। आरबीसी की कमी से एनीमिया और जॉन्डिस जैसे दो बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। आगे चलते हैं, दूसरे चर्चा करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या हैं। यानी दूसरे नंबर पे जो पाई जाती है सबसे ज्यादा, कि दूसरे नंबर पे जो पाई जाती है वो होती है आपकी प्लेटलेट्स। कि प्लेटलेट्स जो हैं ये आरबीसी के बाद दूसरे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि इसका अमाउंट कितना होता है। तो इसका अमाउंट होता है आपका 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख मानव शरीर के भीतर प्लेटलेट्स का जो अमाउंट होगा वो 4 से 5 लाख होगा। और ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि ये केवल मनुष्य के भीतर या स्तनधारियों के भीतर ही पाया जाता है। यानी सभी जानवरों के अंदर ये नहीं पाया जाएगा, केवल उन्हीं में पाया जाएगा जिसके जो स्तनधारी जानवर होंगे। जीवन काल की अगर बात किया जाए कि इनका लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ होती है इनकी 3 से 4 दिन। यानी इनका लिविंग टाइम पीरियड जो है वो 3 से 4 दिन का ही केवल है। मृत्यु की अगर बात किया जाए कि इनकी मृत्यु होती कहाँ है, तो मृत्यु इनकी होती है स्प्लीन के भीतर। यानी कि ये मरेंगे कहाँ या इनका अंत कहाँ होगा? तो स्प्लीन के भीतर होगा। कारण क्या है या इनका कार्य क्या है, किस कार्य के लिए प्लेटलेट्स होते हैं? तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम, यानी जो क्लॉटिंग होती है तो वो करता कौन है? तो प्लेटलेट्स ही करता है। यानी रक्त का थक्का बनाने का काम किसका होगा? तो वो होगा किसका? प्लेटलेट्स का। अगली चीज अगर बात किया जाए कि कौन कौन से दो रोग हो सकते हैं, तो दो बड़े रोग माने जाते हैं।
एक बड़ा रोग होता है आपका चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, और दूसरा डेंगू। ये दो बड़े रोग हैं जो प्लेटलेट्स की कमी से, डेंगू में आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स जो है वो 1 लाख से नीचे चले जाते हैं और उनको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो कौन किस चीज को बढ़ाया जाता है? तो प्लेटलेट्स को ही बढ़ाने की कोशिश की जाती है डेंगू के भीतर। फिर से मैं आ रहा हूं कि प्लेटलेट्स आरबीसी के बाद दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला जो कोशिका है वो आपकी प्लेटलेट्स है। 4 से 5 लाख के आसपास पाई जाती है और केवल मनुष्य और स्तनधारियों के भीतर ही पाई जाएगी। जीवन काल इनका 3 से 4 दिन का होता है। इनकी मृत्यु जो है वो स्प्लीन में होती है। कार्य क्या है? तो रक्त के थक्का जमाने का जो काम है वो प्लेटलेट्स का ही होता है और इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, एक आपका चिकनगुनिया और दूसरा डेंगू। आते हैं तीसरे सबसे कम वाले पार्ट की तरफ, यानी WBC, कि मानव शरीर के अंदर सबसे कम क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है WBC। कम का मतलब कितना? तो आप दिमाग में रखिएगा कि RBC सबसे ज्यादा और WBC सबसे कम, इनके बीच का अनुपात कितना होता है? तो 600 संबंध 1 का होता है। यानी एक WBC है तो RBC कितना होगा? 600 होगा। तो 600:1 का रेशियो होता है RBC और WBC के बीच में। RBC पूरे रक्त में, रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है और श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे कम पाई जाती है, 600 गुना ज्यादा होती है। दिमाग में रखिएगा कि WBC की तुलना में RBC की मात्रा 600 गुना ज्यादा होती है। RBC 600 होगा तो WBC 1 होगा। अब बात करते हैं WBC के बारे में, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो अगर इनकी बात किया जाए तो आपने देखा कि इनकी संख्या जो है सबसे कम होगी, यानी कि पूरे ब्लड सेल्स में सबसे कम संख्या किसकी होगी? WBC की होगी। लेकिन आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर आकार की बात किया जाएगा तो आकार जो है वो सबसे बड़ा पाया जाएगा किसमें? तो WBC के भीतर। यानी RBC की संख्या तो ज्यादा होती है लेकिन WBC की तुलना में छोटी होती है। यानी जिसकी संख्या सबसे कम है उसका आकार सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा कि WBC की संख्या सबसे कम है लेकिन आकार जो है वो सबसे बड़ा है। बात किया जाए कि इसकी शुरुआत कहां से होती है या इसका जन्म कहां पर होता है, तो जन्म इसका होता है आपका बोन मैरो में। बोन मैरो के भीतर इसका जन्म होता है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। और जब मृत्यु की बात किया जाएगा कि ये खत्म कहां होती हैं या ये कोशिकाएं नष्ट कहां होती हैं, तो ये कोशिकाएं ब्लड में ही नष्ट हो जाती हैं, रक्त के भीतर डिसॉल्व होकर के खत्म हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या रक्त कोशिकाओं में सबसे कम होती है, आकार इनका सबसे ज्यादा होता है, जन्म इनका बोन मैरो में होता है और मृत्यु इनकी वहीं हो जाती है ब्लड के भीतर ही। आगे चलते हैं कि कार्य क्या है। तो कार्य का मेन जो फंक्शन है वो है सबसे पहला शरीर को संक्रमण से बचाना, यानी पूरे शरीर को संक्रमण होने से बचाने का कार्य कौन करता है? तो WBC। और दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा कि हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, प्रतिरोधक जो हमारा तंत्र बना हुआ है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम किसका है? तो वो भी आपका WBC का है। क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिएगा कि 2 मेन फंक्शन है, शरीर को संक्रमण से बचाना और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। साथ ही साथ एक चीज और है कि संक्रमण से जब बचाएगी तो WBC एक कारक बन जाती है घाव को जल्दी खत्म करने के लिए, कि घाव जल्दी से जल्दी भर जाता है। किसके कारण? तो जो संक्रमण होने से बचाने वाली जो कोशिका है उसकी वजह से घाव जल्दी भरेगा। दूसरी चीज हमारी क्षमता को ही मजबूत करती है, ये भी घाव जल्दी भरने का एक बहुत बड़ा कारण होगा। आगे चलते हैं तो आगे चर्चा होती है कि क्या काम है। तो इसका काम 2 है कि ये इसके वजह से जितने भी संक्रमण वाली चीजें हैं वो आपकी रुक जाती है, यानी संक्रमण नहीं होने देती पूरे शरीर में, और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और ये दिमाग रखिएगा कि WBC का ही कुछ कंपोनेंट है जो कारक है किसके लिए? तो HIV और ब्लड कैंसर के लिए, कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मानव शरीर को HIV और ब्लड कैंसर जैसे बड़े रोगों से बचाने का एक प्रयास करती हैं। यानी WBC के अंदर ही गड़बड़ियां आएगी तभी आपके HIV और कैंसर जैसे रोग आपको होंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि WBC में अगर प्रॉब्लम आ जाए कौन कौन से रोग हो
सकते हैं। तो दो रोग हैं, एक HIV और आपका एक कैंसर, ये दो ऐसे रोग हैं। अब ये लगभग हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ब्लड का बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बात कर लिया। दो काम की चीजें बोलूंगा। एक काम की चीज कि खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है, खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन कि रक्त का अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी लर्निंग ऑफ ब्लड कौन सा प्रोसेस है, और दूसरी चीज कि खून किस प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से जमता है। इन दो क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए। हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, हम आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं, और हम लोग का टारगेट यही है कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता दिलाई जाए। ज्यादा से ज्यादा आपको नौकरियों के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, लॉकडाउन के बावजूद भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी मेहनत केवल और केवल आपके लिए है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो जरूर से इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।